तो चलिए आज हम लोग देखेंगे भाई मोशन इन प्लेन में एक टॉपिक है वेक्टर। ये आपको क्लास 11 में काम आएगा, क्लास 12 में काम आएगा, 12th की मैथ में भी काम आएगा। 12th की मैथ है तो इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग आज थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या होता है वेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और वेक्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी की। पूरा का पूरा वेक्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी आपने बेसिकली पढ़ी होंगी 2 टाइप से, बट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 3 टाइप से। एक होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी, एक आपकी होती है भाई स्केलर, और एक होती है आपकी वेक्टर, और एक होती है आपकी टेंसर। ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? नई तरीके से क्वांटिटी है, कोई बात नहीं, अभी परेशान ना हो, है ना। तो 3 टाइप से क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर और एक होती है टेंसर। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम स्केलर के वेक्टर की बात करें, स्केलर क्वांटिटी की बात करें, तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है भाई जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है बेटा, बट डायरेक्शन नहीं होती है। जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फिर आती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है और क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। यही आपने अभी तक पढ़ रखा था, अभी तक आपने यही पढ़ रखा था। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये पूरी कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है, इसके लिए एक चीज और होना जरूरी है, उसका नाम है बेटा वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। इसे वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। एक नई कंडीशन आ गई है वेक्टर लॉ। ये वेक्टर लॉ क्या होता है अभी थोड़ी समय बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इतना जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी की डिफिनीशन क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक्चुअली जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखी थी वो डिफिनीशन पढ़ रखी थी टेंसर क्वांटिटी की। टेंसर क्वांटिटी बेटा वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में हम अगर समझें तो एग्जाम्पल में समझते हैं तो आपने सब पढ़ा होगा, डिस्टेंस पढ़ा है भाई, डिस्टेंस पढ़ा है, स्पीड पढ़ा है आपने, वर्क पढ़ा है। तो ये सारी ईटीसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो क्या है, स्केलर है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा आपने, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा आपने। वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया आपको, फोर्स के बारे में आपको पढ़ाया। तो ये सारी क्वांटिटीज कैसी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। फिर आता है टेंसर क्वांटिटी की बात करें तो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। बट आपके बुक में जो लिखा होता है वो स्केलर क्वांटिटी लिखा होता है। ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, कैसी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। तो बेसिकली बेटा ये 3 टाइप से हमारे पास क्वांटिटीज होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वांटिटी में। क्वांटिटी में बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर की। टॉपिक का नाम ही है वेक्टर। तो हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ध्यान दो भाई, क्या ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। एक एरो का यूज करते हैं और उस एरो का सिंबल ये होता है, ठीक है। ये एरो का क्या होता है, सिंबल होता है। इसे बोलते हैं इनिशियल और इसे बेटा बोलते हैं टर्मिनल। एक होता है इनिशियल और एक होता है हमारा टर्मिनल। तो इनिशियल और टर्मिनल भी बोलते हैं। इनको हम एक नाम से और जान सकते हैं, इसे बोलते हैं टेल और इसे क्या बोल सकते हैं, हेड। ये हेड हो गया और ये क्या हो गया, हमारा टेल हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि बेटा हमारे पास ए क्या है,
तो ए कोई क्वांटिटी है, ए हमारे पास अभी एक क्या है, क्वांटिटी है। अगर कोई बात करें एक कैसी क्वांटिटी है, तो अभी मैं बताऊंगा एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। पहले इधर भैया जल्दी सभी लोग ध्यान से देखो, पहले छापो नहीं, इसकी पीडीएफ नोट्स हम आपको दे देंगे, घर पे जाकर के आराम से छाप लेना, ठीक है। अभी केवल पहले समझ लेते हैं ना, ठीक है। अगर हम इसी ए के ऊपर एक वेक्टर लगा देते हैं या एक एरो लगा देते हैं, तो एरो लगाने से ये एक क्वांटिटी बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान दो, ये बन जाती है एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अगर इसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, तो एरो लगाने से एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई, ठीक है। अगर इसको बात करें तो अभी ये स्केलर है, और जैसे एक एरो लगा दिया, ये क्या बन गई, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। दैट्स क्लियर यहां तक। चलो अभी बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। बात करते बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो अगर हम वेक्टर के टाइप्स की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो बात करते हैं इक्वल वेक्टर। बात करते बेटा, क्या बात करते हैं, इक्वल वेक्टर। अगर हम इक्वल वेक्टर की बात करें, तो नाम से क्लियर है भाई, इक्वलिटी हम लोग कितने लोगों में देखते हैं, एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। वैसे ही इक्वलिटी चेक करने के लिए एटलीस्ट 2 लोग होने जरूरी हैं। तो ध्यान दो, हमने कहा ये हमारे पास एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। ये 2 वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर इसलिए कहा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की भाई डायरेक्शन सेम है, और बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड का इन सेंस है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, इन दोनों की सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों, देखो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इक्वल वेक्टर दिया गया, ठीक है। इक्वल वेक्टर के बाद हम लोग बात करेंगे अपोजिट वेक्टर की। बात कर लेते हैं बेटा, अपोजिट वेक्टर। हाँ आ जाओ सुनो, अगर हम अपोजिट वेक्टर की बात करें, तो अपोजिट से नाम से क्लियर है, जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शंस क्या हो, अपोजिट। ये मान लो ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शंस में क्या है, अपोजिट। इनका बेटा मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट इसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास, डायरेक्शन कैसी है इसकी, अपोजिट है। तो इसे बोलते हैं अपोजिट वेक्टर, ठीक है। चलो तीसरा आता है हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा जीरो वेक्टर की। नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना पाया जाता है, 0। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसे हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा करके इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जीरो वेक्टर है, क्या है हो गया हमारे पास, जीरो वेक्टर। क्लियर हो गई ये बात यहां तक, ठीक है। चलो हाँ, यहां तक क्लियर हो गया, जीरो वेक्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर पे हम बात करेंगे बेटा, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वर्ड का यूज हम बहुत ही ज्यादा करते हैं, पूरी फिजिक्स में करते हैं, चाहे वो आपकी 11th में हो, चाहे आपकी वो 12th में हो। नाम से क्लियर है, यूनिट। यूनिट का मतलब ही होता है भैया जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसको डिनोट करते हैं बेटा हम लोग ए कैप।
ए के ऊपर क्या लगा देते हैं, इसे कैप, इसे पढ़ते हैं कैप। तो क्या पढ़ते हैं, ए कैप। ए कैप को बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, और इसका फार्मूला बेटा होता है ए कैप, ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ध्यान से देखो, इसे मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए वेक्टर अपॉन ए, चाहे तो ए बोलो और चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलो, दोनों बातें क्या है, सेम है। इसके ऊपर वेक्टर लगा है, फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने क्या लगा दिया है, मैग्नीट्यूड लगा दिया है। आ गई बात समझ में? चलो, तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, स्केलर। ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ये हमारे पास कैसा वेक्टर हो गया बेटा, यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अभी थोड़ी समय बाद हम इसकी बात करने वाले हैं, तो सुनो आगे बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, नाम है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ध्यान से देखो, नाम है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं बेटा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, जेड एक्सिस। ये हमने सबसे पहले एक्सिस कंसीडर कर लिया, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसे बोलते हैं जेड एक्सिस। ध्यान दो, नाम से क्लियर है, ऑर्थोगोनल। ये हमने कहा ऑर्थोगोनल बन गया यहां पर। फिर बोला गया यूनिट, यूनिट मतलब जिसके ऊपर क्या लगा होता है, कैप, उसे बोलते हैं यूनिट बोलते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ध्यान दो, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, आई कैप, इधर बोला मैंने जे कैप, और इधर क्या बोला, के कैप। तो आई कैप, जे कैप और के कैप हमेशा कहां से लिए आई कैप कहां से ले जाता है, एक्स एक्सिस से, जे कैप कहां से लेते हैं, वाई एक्सिस से, और के कैप कहां से लेते हैं, जेड एक्सिस से। आगे बात समझ में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ध्यान दो, ये हमारे पास कहीं ना कहीं ऑरिजिन है, इसको हम लोगों ने ओ बोल दिया। ऑरिजिन है तो एक्स एक्सिस का भी है, वाई एक्सिस का भी है, और जेड एक्सिस का है। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। लेकिन 3 एक्सिस हैं, अभी तक आप लोग 2 एक्सिस पढ़ रहे थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर जेड एक्सिस भी है, उसका भी कोऑर्डिनेट बेटा यहां कितना होगा, 0 होगा। दैट्स क्लियर। अच्छा, यहां पर हमने एक पॉइंट P ले लिया, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। इसका मतलब x एक्सिस पर कितना गया है, x गया है, y एक्सिस पर कितना गया है, y, और z एक्सिस पर कितना गया है, z। इसका मतलब कोई एक बॉडी होगी, x एक्सिस पर x यूनिट कवर किया, y एक्सिस पर y यूनिट, और z एक्सिस पर z यूनिट कवर किया। तो ये पॉइंट बन गया। और अगर हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो अगर ध्यान से देखो तो ये 2 पॉइंट बन गए। इसका नाम हमने क्या दे दिया, x1, इसका नाम y1, और इसका नाम क्या दे दिया है, z1। इसका नाम x2 हो गया, इसका नाम y2 हो गया, और इसका नाम क्या हो गया बेटा, z2। ध्यान दीजिएगा, अगर अभी मैं ओपी वेक्टर निकालूं, क्या निकालूं, ओपी वेक्टर, तो ओपी वेक्टर की बात करूं तो इसे हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। इसको हम आर वेक्टर थोड़ी समय के लिए लेट कर लेते हैं, क्या है हमारे पास, आर वेक्टर है। ठीक है, तो इस आर वेक्टर है बेटा हमारे पास। तो अगर हम आर वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहें तो ध्यान से देखो क्या फार्मूला होता है। पहले फार्मूला होता है x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू पहले फार्मूला लिख देता हूं, x2 माइनस x1 बेटा आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बात समझ में आ गई, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप।
अब ये बताओ, जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें x2 की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास है, x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप प्लस z माइनस 0 के कैप। ठीक, तो r वेक्टर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, x आई कैप प्लस का y जे कैप प्लस का z के कैप। ये हमारे पास आ गया, आपके पास आ गया भाई पोजीशन वेक्टर आ गया। क्या आ गया है, पोजीशन वेक्टर आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ध्यान दो, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो ऐसे निकालोगे, चाहे आर बोलो और चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बोलो, दोनों बातें क्या होती बेटा, सेम होती है। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है, जल्दी समझो, होता है आई का कोफिशिएंट यहां कितना है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाता है प्लस वाई जे का कोफिशिएंट कितना है, वाई, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, के का कोफिशिएंट कितना है, जेड, प्लस क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर। तो होता है अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आगे बात समझ में, क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दैट्स क्लियर, समझो। अच्छा, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं बेटा हम लोग। सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास, ये हमारे पास एक ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, और एक पॉइंट हमारे पास है बी और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 4, 5। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आपको निकालना है ए बी निकालना है, देखो ध्यान से देखिएगा इधर, जब आपने बेटा ओपी वेक्टर बोला तो क्या किया, बाद वाले को पहले वाले से सब्ट्रैक्ट किया ना, तो वही यहां पर भी करना है। अगर मैं यहां से ए बी वेक्टर बोलूं, कोई कह दे आपसे ए बी वेक्टर निकालो, तो बच्चे क्या करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले तो एक चीज और समझो, अगर मैं यहां से बेटा ए वेक्टर बोलूं, ये स्केलर है, ये क्या है, स्केलर, और ये भी क्या हमारे पास है, अभी तो स्केलर ही है ना। इस स्केलर को अगर आपको वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करोगे, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। और अगर बी वेक्टर की बात करें हम लोग, तो हो जाएगा 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस 5। आ गई बात समझ में। तो ये वेक्टर बन गया। अभी रुको, हमने स्केलर से क्या सिखाया आपको, वेक्टर सिखाया, और स्केलर से वेक्टर सिखाया। और अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो, ए बी वेक्टर निकालना हो, तो मैंने क्या बताया, बाद वाला माइनस पहले वाला, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कर लो यार, बताओ 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, आई कैप बचेगा, 1 आई कैप। 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, जे कैप, प्लस 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ए बी वेक्टर आ गया। जरा ध्यान से देख लो आराम से, क्या आ गया है, ए बी वेक्टर आ गया। रुको, अगर आप इनको डायरेक्ट निकालना चाह रहे थे ऊपर वाले फार्मूले से, तो मैंने कहा था इसको x1, इसको y1, और इसको क्या मानते हैं, इसको x2, इसको y2, और इसे क्या मानोगे, बताया था ना फार्मूला। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो मैंने कहा x2 माइनस x1 आई कैप। देखो क्या पढ़ाया था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बेटा। तो यही कहानी यहां पर भी अप्लाई कर लो। x2 की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2 1 आई कैप बोल दो डायरेक्ट, y2 माइनस y1 1 ही बचेगा, 5 माइनस 4 1 के कैप। बताओ दोनों कंडीशन में बातें सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चाहे आप वेक्टर से वेक्टर बनाना चाहो और चाहे स्केलर से वेक्टर बनाना चाहो, दोनों बातें सीख गए कि नहीं सीख गए।
वेक्टर से स्केलर बनाना और स्केलर से वेक्टर बनाना सीख गया। ओके, अभी ध्यान देते हैं, अगर बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, या इसको हम क्या बोल दें, ए बी बोल दें। मैंने सिखाया था अंडर रूट आई का कॉफिशिएंट यहां कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, जे का कॉफिशिएंट यहां कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, के का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना आ गया 3। तो इसका ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 3। क्या आप मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? सीख गए भाई, सभी लोग क्लियर है यहां तक? चलो अभी एक चीज और सिखा देता हूं आपको। अगर आपको बेटा यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो ए का मैग्नीट्यूड बोलो या ए बोलो। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट, तो आई का कॉफिशिएंट यहां कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस अपनी तरफ से लगाते हैं। जे का कॉफिशिएंट कितना है 3, 3 का 9, प्लस के का कॉफिशिएंट कितना है 4, 4 कितना हो जाएगा 16, इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया बेटा हमारे पास 29 आया ना। अच्छा, अगर यहीं पर आप बी का मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट आई का कॉफिशिएंट कितना यहां पर है 9, प्लस कितना 16 प्लस 25, अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास 50। कितना आ गया 50 आ गया, नहीं आ गया? अभी ध्यान दो, ये ए का मैग्नीट्यूड आ गया और किसका आ गया है, इसका मतलब स्केलर से वेक्टर बनाना सीख गए। स्केलर से वेक्टर बनाना सीख गए कि नहीं सीख गए? और दो वेक्टरों का रिजल्ट, दो वेक्टर से एक वेक्टर बनाना भी सीख गए। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर थे, उनसे ए बी वेक्टर बना दिया कि नहीं बना दिया आपने? एक काम सीख गए। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए। क्या होता है अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। क्या यहां तक बातें क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? एक चीज पढ़ाई थी, यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ाया था? क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? दिखाता हूं कैसे होता है। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, अभी मैं बेटा जो पिछला वेक्टर था, क्या था वेक्टर आपके पास? था 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। याद करो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था हमारे पास? अंडर रूट 29 आया था, नहीं आया था भाई? अभी आया कि नहीं आया? आ गया था। सुनो अच्छा, फिर अगर इसको हम यूनिट वेक्टर बोले, तो यूनिट वेक्टर की डिफिनेशन क्या होती थी? फार्मूला क्या होता था? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बेटा वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप अपॉन इसकी वैल्यू बोल भाई कितनी है? अंडर रूट 20। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अभी ध्यान दो, अगर मैं इसको ए कैप बोलूं, अच्छा ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। ए कैप क्या है आपका? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर होता क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जरा ध्यान दो, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आना चाहिए? मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। दिखाऊं कैसे होता है? आओ ये बताओ, ये डिनोमिनेटर सबका है ना, तो क्या इसको हम 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो अगर बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना कैसे सिखाया आपको? ये सिंबल होता है मैग्नीट्यूड का। फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट बोलो आई के कोएफिशिएंट का, तो आई के कोएफिशिएंट कितना है? 2 अपॉन अंडर रूट 29। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अंडर रूट 29 का स्क्वायर 29 प्लस 9 अपॉन प्लस 16 अपॉन
29 एलसीएम हो जाएगा, आपस ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे सारे। 29/29 कितना आया, कितना आया भैया, √1 आया कि नहीं आया। और √1 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, क्या एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आया कि नहीं आया। यही तो डिफिनेशन में लिखाया था, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। आई बात समझ में, क्या क्लियर है। अगर कोई वेक्टर दिया हो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, आपको ये नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इतना बताना है, ए कैप इक्वल टू इतना, नहीं बता पाओगे, बता ले जाएंगे। तो ये भी बात क्लियर हो गई, टाइप्स ऑफ वेक्टर सभी क्लियर हो गए। एक्स एक्सिस से क्या लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस से जे कैप और जेड एक्सिस से के कैप, दैट्स क्लियर। चलो यहां चलने के बाद अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, जिसे हम लोग वेक्टर लॉ भी कह सकते हैं, इसे बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ। चलो, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर लॉ बोल सकते हैं। चलो सुनो क्या होता है, ध्यान से देखिए भैया क्या होता है, समझो। अगर हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, हम दो वेक्टर बना लेते हैं। चलिए, एक वेक्टर हमारे पास ये है और एक वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ध्यान दो, इस वेक्टर का नाम हमने बोला ए वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम हमने क्या बोला है, बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल कितना हमारे पास मान लेते हैं थीटा। छोड़ो, ये दो वेक्टर हैं और इन दो वेक्टरों में हमने क्या कहा, हमने कहा थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन डाल देते हैं। क्या एक पैरेललोग्राम बन गया क्या, हम पूरा पढ़ा देंगे इधर, बाकी उधर मैंने सिखा। हाँ, हमने कहा ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया भाई। हाँ, चलो अगर बेटा ध्यान से देखो, अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी कितना होगा, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी कितना होगा, कोई दिक्कत यहां से। इस पर मैंने क्या किया, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया और ये जो परपेंडिकुलर है कितना एंगल बना रहा है, थीटा। नाम दे देते हैं, चलो इसका नाम दे दिया पी क्यू एम एन, इसका नाम ओ दे दो। चलो, इसका नाम ओ दे दिया, इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम एम और इसका नाम क्या दे दिया एन। कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट भी निकलेगा, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट हमने कहा कितना है, तो आर वेक्टर है। ये रिजल्टेंट जो है हमने कहा आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट है कौन, आर वेक्टर। ठीक है, सुनिए, अगर ध्यान से देखो बेटा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या आपके पास, इन राइट एंगल ट्रायंगल एम एन क्यू, ध्यान दो, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है, तो अगर यहां से हम साइन थीटा लगा दें, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब एम एन अपान होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, इधर कितनी है, बी है, कितनी है हमारे पास है, बी है। तो यहां से बन जाएगा एम एन इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बी साइन थीटा आ गई। कितनी आ गई है, बी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कितना आ गया हमारे पास बेटा, बी साइन थीटा। और इसी फार्मूले में अगर मैं कास थीटा लगा दूं, तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस का काम कौन कर रहा है, क्यू एन, हाइपोटेनस काम कौन कर रहा है, बी। तो क्यू एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास,
बी कॉस थीटा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है बी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी चीज का यूज हम लोग ध्यान से देखिएगा कहां करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में करेंगे। हमेशा याद आता है जब वर्टिकल में हो तो क्या लेते हैं और हॉरिजॉन्टल में क्या लेते हैं। अगर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाने हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, v cos थीटा, और ये क्या बनेगा जाकर के। अगर हमें एक्सीलेशन के कंपोनेंट्स बनाने तो दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक वर्टिकल और एक क्या बनता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, a sin थीटा, और ये क्या बनेगा a cos थीटा। आई बात समझ में। अगर हमें फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने हैं तो ये कैसा होगा, f cos थीटा, और ये क्या बनेगा f sin थीटा। हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या लेते हैं, साइन, वर्टिकल क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्या लेते हैं, कॉस। आ गई बात समझ में, ये यहीं से समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलो अब जरा ध्यान से देखो एक चीज और, क्या ये यहां से लेकर के यहां तक का भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या। देखो जरा, यहां से लेकर के यहां तक भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या भाई, ये 90 है कि नहीं है। तो ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, ये पूरा बेस होगा, और ये पूरा हाइपोटेनस कहलाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल एम एन ओ, पाइथागोरस यहां पर भी लगाना है। हाइपोटेनस कितना है आर, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा आर वेक्टर का, आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, बेस तो टोटल इतना है ना हमारे पास। बेस में देखो इतना कितना है ए, इतना कितना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कास थीटा का, ए प्लस बी कास थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन करो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको ओपन करो ए प्लस बी के होल स्क्वायर खोलोगे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया। इधर ध्यान दो यार, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो बेटा इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर पहले बाहर ले लो, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहां से क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या बचेगा 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो बताओ आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही है पैरेललोग्राम लॉ, इसे ही बोलेंगे वेक्टर लॉ। आई बात समझ में कि नहीं आई। इधर से बताओ, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, तो आर इक्वल टू हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आई बात कि नहीं आई है भाई, यही है पैरेललोग्राम लॉ या वेक्टर लॉ। क्लियर हो गया सभी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ना, ये वेक्टर हमेशा काम आएगा, हमेशा हमेशा काम आएगा। आप कुछ भी मैथ पढ़ोगे मैथ में भी है, फिजिक्स पढ़ोगे फिजिक्स में भी है। ठीक है, चलो तो बेसिकली फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पानी है क्या इसमें, क्या हो गया बेटा हमारे पास, ध्यान दो आगे चलें। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक भैया सभी को। चलो आगे चलते हैं।
अभी ध्यान दो बेटा, इतनी बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलो चलो, इस पे क्वेश्चन नहीं कराते हैं, क्वेश्चन बाद में करा देंगे, या टॉपिक केवल पढ़ा देते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन करा दें, पढ़ा देते हैं ना। ध्यान दो, अभी ध्यान दो बेटा, अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे, देखो एक चीज सिंपली समझ लो। जैसे मान लो ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। चलो हाँ ठीक है, अगर कोई इनसे पूछे, आपसे पूछ ले भैया बताओ अच्छा ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम बताओ, बहुत इजी होगा। क्या होगा? बहुत इजी होगा, कुछ नहीं करना, आई वाले जोड़ लो, 1 और 2 3i कैप, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का जे बचेगा, प्लस का 2 कितना हो जाएगा? खत्म। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? अगर इसका a माइनस बी बोलता तब भी निकाल लेते आप भाई। 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 आई कैप, माइनस का 2 है और माइनस का, फिर ये माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस कितना हो जाएगा? और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 0। क्या ये भी बात सबको समझ में आ गई भाई? दो वेक्टरों का सम करना और दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्ट करना समझ में आ गया? कुछ नहीं है, आई वाले का जे वाले का और के वाले का कर दिया जाता है। अगर ना लिखो, हटा दो इसको, ठीक है। चलो, अगर मान लो बेटा हमारे पास 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। पहले a वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करा दो? 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? ये 4। कितना बन जाएगा भैया? ये 4 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का 4 के कैप, और प्लस करना है 3b वेक्टर, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 आई कैप, फिर कितना बन जाएगा? 3 जे कैप, और फिर कितना बन जाएगा? प्लस का 6 के कैप। कुछ ना करो यार, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 7 आई कैप माइनस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? माइनस का जे कैप हो जाएगा, और यहां 4 और 6 कितना हो जाएगा? क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई? अगर इनके बीच में माइनस लगा होता तब भी कर लेते, आप लोग नहीं कर पाते। दो वेक्टरों का सम और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब बात करेंगे दो वेक्टरों का प्रोडक्ट। क्या बात करेंगे? ध्यान दो, अगला टॉपिक हमारे पास बेटा है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है समझो, ध्यान दो। हाँ, क्या करना है? दो वेक्टरों को प्रोडक्ट करना है। तो बेटा प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। ये नाम होते हैं इसके, ध्यान दीजिएगा। एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और एक क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, है ना। ये सारे नाम होते हैं इनके, दोनों नामों से जाना जाता है, स्केलर और फिर क्रॉस और वेक्टर, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ध्यान दो भैया, बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, बहुत इजी है। अभी ध्यान दो, मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर है,
और ये हमारे पास एक है वेक्टर बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ये दोनों वेक्टर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ थीटा। दैट्स क्लियर। चलो, देन वी कैन से, अगर बेटा हम यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, जहां पर ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये भी याद रखिएगा, किसके बीच का एंगल है? दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। क्लियर है? चलो, अगर ये बेटा यहां से cos थीटा इक्वल टू हम लोग निकालें तो cos थीटा इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई किसमें आएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए बी बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, चलो ठीक, ये फार्मूला आ गया cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए बी। इस पे सबसे पहला एक केस पढ़ते हैं, केस नंबर 1। अगर मैं बोलता हूं बेटा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल तो हैं बट कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में भी हैं। तो बताओ सेम डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है? 0 बनता है। पैरेलल होते हैं ना, तो एंगल कितना बनता है? 0। और जब 0 बनेगा, जब 0 बनेगा भैया, तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी cos 0। तो cos 0 की वैल्यू बोलो भाई कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू बताओ कितनी होती है भैया? 1। जब 1 होती है तो हम कह सकते हैं दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होता है? इक्वल होता है। आई बात समझ में? क्या क्या समझ में आया? दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या है? केस नंबर 2 ले लो। केस नंबर 2 क्या कहता है? इफ ए वेक्टर, ये क्या है? एंटी पैरेलल है। क्या है भैया? बताओ देन थीटा कितना बनता है बेटा हमारे पास? 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है? तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना बन जाएगा? ए बी cos 180 ना। तो cos 180 वैल्यू कितनी होती है? -1। कितनी होती है? -1 होती है। तो यहां से क्या बन जाएगा? बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का ए बी बन गया। क्या बन गया है? माइनस का। मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेंगे, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट वेक्टर याद है कि नहीं है? क्या बताया था? मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो बस वही कहानी इसकी भी है आपके पास। आई बात समझ में कि नहीं आई? सुनो फिर। केस नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट केस है। केस नंबर 3 इसी का काम आएगा हमारे पास, इंपॉर्टेंट भैया। अगर मैं बोलूं इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अभी देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा यहां से ध्यान दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना बन जाएगा? ए बी cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है भैया? 0। कितनी होती है? तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से समझ में आया अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं
तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना पाया जाता है, 0 पाया जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका, ठीक है। चलो अब इसी में एक रिमार्क्स पॉइंट ध्यान से देखते हैं। क्या ध्यान देना भैया, सुनो पहला पॉइंट ध्यान दो बेटा, आई डॉट आई, जे डॉट, के डॉट, इन सब की वैल्यू कितनी होती है? किसी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? दूसरा आई डॉट जे, जे डॉट, के डॉट आई, ये हमेशा कितना पाया जाता है? तीसरा पॉइंट समझो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट, चौथा पॉइंट समझो, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या होता है? किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। ये पॉइंट समझ में आ गया? चलो अगला पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 5। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा हो, चाहे पहले दोनों को प्लस कर लो, उसके बाद क्या करा दो, डॉट करा दो, या फिर क्या करो, पहले दोनों क्या करा दो, पहले दूसरे का करा दो और प्लस अलग अलग प्रोडक्ट करो, दोनों बातें फिर भी क्या होती हैं, सेम होती है। दोनों बातें क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है, हाँ तो यहां पर एक नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है इज ऑलवेज स्केलर। कैसा पाया जाता है? स्केलर पाया जाता है। दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा कैसा होता है, स्केलर होता है। कैसा पाया जाता है? स्केलर पाया जाता है। एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको, ध्यान दो बेटा। जैसे मान लो ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक, ये दे रखा है। आपसे कोई पूछे इसका डॉट निकालो, क्या निकालो? इसका मतलब ए वेक्टर डॉट क्या निकालना है? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। क्या है? कुछ ना करो, बताओ आई का कोएफिशिएंट है कितना है? यहां 2 1 जा माइनस माइनस 1 1 जा प्लस प्लस 2 2 जा इक्वल टू, खत्म। आई का आई से, जे का जे से और के का खत्म। आई का आई से, जे का जे से और के का के से, कितना हो जाएगा यहां से 7। आगे बात समझ में क्या? कोई दिक्कत की बात? क्लियर है यहां तक? डॉट समझ में आ गया? चलिए समझ लेता हूं क्रॉस। क्रॉस अगला प्रोडक्ट आपका बेटा क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट? जरा ध्यान दो भैया, नाम है भैया क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान दो, अभी मैंने बेटा लिया ये दो वेक्टर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इनके बीच का एंगल कितना है? तो हम कहेंगे ए वेक्टर क्रॉस ऑफ, ये क्रॉस का सिंबल है, किसका सिंबल भैया? एक ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा। और अगर यहां से हम साइन थीटा निकालें, क्या निकल के आएगा? ए वेक्टर क्रॉस ऑफ अपान कितना निकल के आएगा? बट यहां पे हमें लगाना पड़ता है मैग्नीट्यूड। यहां लगाना पड़ता है मैग्नीट्यूड। क्यों लगाना पड़ता है अभी बताऊंगा। अच्छा ध्यान दो, समझ में आ गई बात? ठीक है, इस पे भी वही कहानी करो। केस नंबर फर्स्ट क्या बताया था बेटा? इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू द बी वेक्टर,
बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा कितना बनेगा? 0। बताओ, तो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा? ए बी साइन 0 डिग्री। और बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा? केस नंबर 2 बेटा, वही कहानी, इफ ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू द, बताओ थीटा कितना बनेगा? देन थीटा इक्वल टू, तो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा? ए बी साइन 180। उस साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी पाई जाती है? तो कितना बन जाएगा ये? 0 वेक्टर। ये भी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई भाई? केस नंबर 3 क्या बताया था? बताया था इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू द, देन थीटा विल बी, तो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन 90। उस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 1। कितनी होती है? तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू किसके आ जाएगा? ये 3 बातें नोट कर लेना है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। हो जाएगा? समझ में आ गया सभी को? वैसा ही है, वहां पे डार्ट में क्या होता था? डार्ट में क्या होता था? कास। और इसमें क्रॉस में क्या होता है? साइन। वहां होता था कास और यहां होता है साइन। यहां तक बात क्लियर है बेटा? अभी इसके रूल्स भी समझ लेते हैं। रिमार्क्स, रिमार्क्स से पढ़ लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इन सब की वैल्यू कितनी होती है? याद करो वहां क्या होता था? आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू कितनी होती थी? 1। यहां आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू कितनी होती है? पॉइंट नंबर 2 बेटा, आई क्रॉस जे इक्वल टू होता है के और जे क्रॉस के इक्वल टू होता है आई और के क्रॉस आई इक्वल टू होता है जे। ध्यान दो, आई जे के, जे के आई, के आई, ठीक है? मतलब एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई। और इसी का उल्टा ध्यान दो बेटा, यहां पर एक कहानी और बन जाती है। केस नंबर 3, क्या? इधर ध्यान दो, जे क्रॉस आई, अगर आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है तो जे क्रॉस आई इक्वल टू होता है माइनस का के, और के क्रॉस जे इक्वल टू होता है माइनस का आई, और आई क्रॉस के इक्वल टू होता है माइनस का जे। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने पर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। और माइनस क्या बताता है? अपोजिट डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? बात समझ में आ गई क्या? चलो ध्यान दो। अगला 4th पॉइंट ध्यान दो बेटा, अगर ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर करते हैं तो डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर होता है। याद करो वहां पे डॉट में करो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता था बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बट यहां पर इक्वल नहीं होता है। तो भी होता क्या है? होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ऑफ, इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ऑफ।
अगर ए से बी गए हो और बी से ए आओगे तो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। वो डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या लगाया आपने, माइनस लगा दिया। पॉइंट नंबर 5 समझो बेटा, क्या कहता है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना पाया जाता है, और किसी वेक्टर का किसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कितना होता था, ए स्क्वायर होता था, याद है ना। चलो अभी नोट पॉइंट डाल के लिख लेता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, वेक्टर, और दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर। दैट्स क्लियर। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, सारी की सारी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एक क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ आ जाओ, ध्यान दो, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा बेटा आप लोग। ये हमारे पास दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप। ये मान लेते वेक्टर दे रखा है, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहला एक पॉइंट ध्यान दीजिए, क्या क्या निकाल के दिखाता हूं आपको, देखते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जैसे ए बोलते हो, कैसे निकालते थे, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है, -1, और -1 का भी स्क्वायर कितना होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया, 6। पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी को। पॉइंट नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालते हैं, या इसको बी बोल देता हूं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, 9 बाहर आएगा कितना आएगा। चलो दो चीजें हो गई। तीसरा बेटा डॉट निकाल देता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसा होता था, आई का आई से, जे का जे से, और के का के से। तो 1 2 जा 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 1 जा प्लस माइनस 2 2 जा कितना आया, माइनस का 3, कितना आया भाई, माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 आ गया। क्या डॉट निकालना भी सीख गए। अगर दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना हो तो अभी बढ़ाया था cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन क्या पढ़ाया था, ए बी पढ़ाया था। बोलो डॉट कितना आया है, ए की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू कितनी आई है, 3 से 3 मर जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना बचेगा यहां से, 1/√6। क्या 1/√6 किसको वैल्यू पता है, किसी की होती है, नहीं पता है, नहीं पता तो इसे ऐसे लिख दिया जाता है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/√6, इसको ऐसे लिख दिया जाता है। आ गई बात समझ में क्या, नहीं पता हो तो लिख दिया जाता है cos इनवर्स करके, ठीक है। चलो अभी ध्यान देते हैं भाई, इसी में फार्मूले में हम ए क्रॉस बी निकालना सिखाते हैं आपको। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेटा हम लोग आई बना लेते हैं, फिर जे बना लेते हैं, फिर के बना लेते हैं। इतना काम सभी लोग कर लेंगे। सबसे पहले आई बना लेंगे, जे बना लेंगे और के बना लेंगे। बना लिया, ठीक है। आई का पहले कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है, ए का कोफिशिएंट यहां कितना है, 1 -1 प्लस 2, 1 -1 और +2। यहां बेटा कितना है 2, यहां पर 1 और यहां पर क्या, इतना काम सभी लोग कर लेंगे। कोफिशिएंट लिखना होता है, और एक गलती ये भी नहीं करना कि पहले बी वेक्टर वाला लिख दो फिर ए वेक्टर वाला, नहीं। अगर आपको पहले ए वेक्टर दिया गया है तो पहले आप ए वेक्टर का कोफिशिएंट लिखेंगे, और अगर आपको पहले बी वेक्टर दिया गया तो पहले आप बी वेक्टर का कोफिशिएंट लिखेंगे। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। चलो ये हमेशा
ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव चलता है, और ये क्या चलता है, ये भी याद रखना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले आई ले लेंगे, आई के सामने पड़ा और आई के सामने खड़ा, बंद हो गया। देखो ये पड़ा ये खड़ा, बंद, तो क्या बचा, यही 4 लोग बचे कि नहीं बचे हैं। अब यहां ध्यान दो, इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और माइनस अपनी तरफ से लगाना है, क्या लगाना, माइनस अपनी, फिर 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, पहले ऐसे और माइनस ऐसे, चलो फिर लगाते हैं, फिर माइनस, माइनस का क्या ले लेंगे, अब मैंने कहा अब जे के सामने पड़ा और जे के सामने खड़ा, ये पड़ा और ये खड़ा, ये दोनों हो गए बंद, मतलब खत्म हो गए। ठीक, तो बचा क्या, यही 4 ही लोग तो बचे हुए। क्या कहा, इसका इससे 1 इंटू -2 -2 माइनस अपनी तरफ से, माइनस अपनी 2 2 जा प्लस का के कैप ले लेंगे, आई के सामने पड़ा और जे के सामने पड़ा और के के सामने खड़ा, बंद करो, ये पड़ा ये खड़ा, बंद हो गया। इसका इससे करो, 1 1 जा माइनस अपनी 2 1 जा माइनस का 2, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो किसका हो जाएगा, देखो 2 - 2 0 हो जाएगा, मतलब 0 आई कैप ले लो, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस का 6 हो जाएगा। ये लिखा है 2 और 1 3 प्लस का 3, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला सेम होता है, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 0, के के कोफिशिएंट का, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये सारा काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहीं पर एक चीज और ध्यान दो, 5, ये था 6 और ये था 7 पॉइंट निकाल के बता दिया आपको। एक पॉइंट और यहीं पे ध्यान देते हैं, अगर मुझे निकालना हो साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ाया था, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन क्या पढ़ाया था, ए बी पढ़ाया था। तो साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 45, ए की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट 6, बी की वैल्यू कितनी आई थी 3, अरे बोलो यार, साइन थीटा इक्वल टू क्या, इसको हम 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 बाहर आएगा कितना आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3√5 अपॉन √6 × 3 कह सकते हैं, 3 से 3 मर जाएगा, तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 एक ही रूट में लिख लिए दोनों को। साइन पता कितने की वैल्यू होती ना बाबा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 5 समझ में बात आ गई क्या, सारे पॉइंट समझ में आ गए, डॉट निकालना, क्रॉस निकालना, सब कुछ समझ में आ गया, किसी वेक्टर को निकालना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, एंगल निकालना, सब कुछ क्लियर हो गया। कोई डाउट है यहां तक, चलें फिर आगे की ओर, बस किया जाए आज के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।